हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ 2011 के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के साथ। राइट। हम सब्जेक्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडियन पॉलिटी। 1995 से लेकर 2010 तक के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो शेड्यूल्ड है वो है 2011 के क्वेश्चंस। विदाउट एनी फर्दर डिले चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, it says about Karl Marx explained the process of class struggle with the help of which one of the following theories। कार्ल मार्क्स ने जो उसकी क्लास स्ट्रगल की थ्योरी थी वो किस थ्योरी के थ्रू या क्लास स्ट्रगल का जो पर्सपेक्टिव था, प्रोसेस था, उसे किस थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एम्पिरिकल लिबरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। सी, इसका जवाब है डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। डायलेक्टिकल का मतलब होता है दो लोगों के बीच का डिस्कशंस, इसे हम सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं। राइट। मटीरियलिज्म का मतलब होता है जिसे हम रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो उसे हम बात करते हैं मटीरियलिज्म के पर्सपेक्टिव से। अब ये किस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, इसने बोला अगर हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो आपको जो क्लास स्ट्रगल देखने को मिल रही है ना, वो रिसोर्सेज के बेसिस पे देखने को मिलती है, और उसे इसने बोला डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। उस टाइम पे आपको कम्युनिज्म देखने को मिल रहा है, कोई क्लास डिवीजन नहीं था। उसके बाद आपको मास्टर्स और स्लेव वाला रिलेशन बनता हुआ दिखा। ये वो हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, ये वो हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। उसके बाद आपको फ्यूडल लॉर्ड्स और फिर सर्फडोम वाला बनता हुआ दिखा, या फिर हम इसे बेसिकली लेबर वाला बोल सकते हैं। यहाँ इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। इवेंचुअली कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा बुर्जुआ, और फिर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है प्रोलेटेरिएट। तो बेसिकली यहाँ भी क्या है, इनके पास रिसोर्सेज है, इनके पास नहीं है। तो ये जो क्लास स्ट्रगल है, जो क्लास डिवीजन है, किस बेसिस पे हो रहा है कि रिसोर्सेज किस तरीके से डिवाइडेड हैं। जिनके पास रिसोर्सेज रहेंगे वो हमेशा डोमिनेट करेंगे, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे वो हमेशा सफ़र करेंगे। और इसी चीज़ को उन्होंने बोला डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, और इसी के थ्रू उन्होंने क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसका सही आंसर हमारे पास हो जाता है डी, दैट इज डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। ये मैंने आपको बता दिया है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बेसिस पे के जो रिलेशन है वो डिसाइड करता है क्लास किस तरीके से डिवाइडेड रहेगी। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। इट विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू यू। अदरवाइज वैसे मैंने आसान भाषा में जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता था वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, in India, if a religious sect or community is given the status of a national minority, what special advantages is it entitled to? अगर किसी इस हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, अगर किसी को नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है तो उसे कौन कौन सी एडवांटेजेस प्रोवाइड की जाएंगी। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इट कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राइट। सही है गलत, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 states that the president of India automatically nominates a representative of the community to the Lok Sabha. Okay. And question statement 3 says it can derive benefits from the Prime Minister's 15-point program. राइट। देखो जी, पहला स्टेटमेंट एग्जैक्टली ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 हमें देखने को मिलते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसमें से आर्टिकल 30 बोलता है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, जहां आप रिलीजियस टीचिंग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू द लोकसभा। देखो, कम्युनिटी बेस्ड रिजर्वेशन हमारे यहाँ नहीं है। 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा के अंदर, 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, लेकिन ये अब कर दिया गया है खत्म। तो प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट कर रहा है लोगों को, वो केवल राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर रहा है, दैट टू 12, लेकिन वो भी नॉमिनेशन जो है वो कम्युनिटी बेसिस पे नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरी चीज़, नेशनल माइनॉरिटी कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15-point प्रोग्राम। ये बात एकदम ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का जो 15-point प्रोग्राम था वो माइनॉरिटी बेनिफिट्स की भी बात करता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपको सही दिखता है, सेकंड स्टेटमेंट गलत और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही। तो हमारे पास सही जो आंसर निकल के आता है दैट इज सी, 1 and 3 इज द आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट। जैसे मैंने आपको बताया 1 and 3 ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा। आर्टिकल 30 ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि राज्यसभा में जो नॉमिनेशन किया जा रहा है वो किया जा रहा है लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस के बेसिस पे, वहाँ भी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलता। स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर के 15-point प्रोग्राम से बेनिफिट उठा सकती हैं माइनॉरिटीज़। ये प्रोग्राम के अंदर प्रोविजंस हैं जो इक्विटेबल शेयर के लिए प्रमोट करता है माइनॉरिटीज़ की तरफ, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात हो, वेलफेयर मेजर्स की बात हो, या फिर एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात हो।
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास 3 राइट्स दे रखी हैं और आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी राइट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स का हिस्सा हैं अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये 3 राइट्स हैं हमारे पास, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज एंड राइट टू फूड। क्या ये तीनों ही ह्यूमन राइट्स का हिस्सा हैं या इनमें से कुछ ह्यूमन राइट्स का हिस्सा हैं? इसका सही जवाब है 1 2 3, ये तीनों ही आपको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के ऊपर या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में साइन हुआ था उसके अंडर आपको फंक्शन करती हुई दिख जाती हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो निकल के आता है दैट इज थर्ड का डी, 1 2 3। ये एक माइलस्टोन था इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट के लिए। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई उस टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो सोवरेनिटी वाले कंसेप्ट पे चलती थी। मतलब भाई देखो, ऐसा है, मैं अपने देश के अंदर जो कर रहा हूँ उसमें आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे हमें लगा कि ये जो ज्यूज़ का परसिक्यूशन हुआ, जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस चल रहे थे, जो इंडेंचर्ड लेबर्स फंक्शन कर रहे थे, तो वहाँ आपको सोवरेनिटी के नाम पे बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तब एक ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट निकल के आया कि ठीक है भाई, तुम सोवरेन हो, लेकिन अगर तुम लोगों की ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी तुम्हारे इंटरनल मैटर्स में भी इंटरफेयर कर सकती है। इसी वजह से इसे एक इनएलिएनेबल राइट बता दिया गया। अगर इसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो हम इसे जॉन लॉक से कनेक्ट करके देखते हैं, जिसे फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। इसमें बोला गया है कि किसी भी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उसकी रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस। किसी भी तरीके से आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं करोगे। और ये जो तीनों ही राइट्स हैं आपको ह्यूमन राइट्स के अंदर एडिट दिखती हैं। जो हमारा डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशंस का, जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 26 बताता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। आर्टिकल 21 क्लॉज 2 बताता है राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस एंड राइट टू फूड। जो है ये एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में कवर किया गया है, जिस एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर, जिसके अंदर फूड भी इन्वॉल्व है, जो आर्टिकल 25 के अंदर आपको यूएन के डॉक्यूमेंट में देखने को मिल रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो आपको आर्टिकल 51A में देखने को नहीं मिलती है? राइट पहला, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्टेड आइडियल्स। सी, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd CA से ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। कमेटी कौन सी थी? सरदार स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी ने आपको सजेस्ट किया था कि कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स आपको ऐड करनी है। ऑल दो उन्होंने ये भी सजेस्ट की थी, उन्होंने ये भी बोला था कि राइट टैक्स पेमेंट और पब्लिक इलेक्शंस में वोट करना भी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, लेकिन ये ऐड नहीं किया गया। तो फिलहाल जब हम देखते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वोट इन पब्लिक इलेक्शंस आपको इंक्लूड होता हुआ नहीं दिखता है। बाकी तीनों ही एस्पेक्ट्स आपको फिर आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह देखने को मिल जाते हैं। तो फोर्थ का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है ए, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। बाकी आपको पता है 51A के अंदर कौन कौन से हैं, नहीं पता है तो एक बार जरूर जाके उनकी लिस्ट देखिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस क्रोनोलॉजी में वो दे रखी है, कौन सा आर्टिकल किस फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करता है, क्योंकि ये भी आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में आता हुआ दिख सकता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 which aims at promoting the पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री provides for which of the following। 73rd अमेंडमेंट के बारे में सवाल है, आपसे पूछा गया है कि इस अमेंडमेंट से क्या क्या चीजें आपको संविधान में ऐड होती हुई दिखी थी, या किन किन चीजों के बारे में आपको प्रोविजंस बनते हुए दिखे थे। सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशंस। ये तीनों ही सही हैं, राइट सॉरी। 73rd अमेंडमेंट आपको तीनों के बारे में बात करता हुआ दिखता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन हो। तो हमें इसका आंसर देखने को मिल रहा है 1 2 3। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग, 3 टायर स्ट्रक्चर की बात करता है, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, इफ एनी ऑफ द स्टेट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 20 लाख, तो आपको इंटरमीडिएट लेवल की जरूरत वहाँ नहीं पड़ती। वैसे जनरली विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको 3 टायर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। स्टेट इलेक्शंस कमीशन की बात करता है फॉर कंडक्टिंग स्टेट इलेक्शन, पंचायत इलेक्शंस। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है SC STs की ऑन द प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, जितना उनका प्रपोर्शन है पॉपुलेशन के अंदर
उस बेसिस पे SC/STs को आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाता है। OBCs का स्टेट पे डिपेंड करता है कि उन्हें लगता है कि स्टेट के अंदर पॉपुलेशन इतनी है OBCs की, उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए, तो OBCs को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ बनाई जाती हैं जो डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान को कंसोलिडेट कर सकें, दोनों पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन है, और साथ के साथ 11 शेड्यूल ऐड कर दिया गया था जो पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है पंचायत की, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ही रिलेटेड दिखता है। यहाँ बात हो रही है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की, वहाँ हो रही थी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की, यहाँ बात हो रही है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपको देखने को मिल जा रही है 243ZD में, ये आपको देखने को मिल रही है ZE में, राइट, ये आपको E के अंदर देखने को मिल जा रही है। अब इसमें बोला गया है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर, ये बनाई जाती है संविधान के अंदर। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको आर्टिकल बता दिया, तो आपको संविधान के अंदर ही बनाई जा रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। दूसरी चीज़, ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है जिससे डेवलपमेंट किया जा सके मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में। बिल्कुल सही बात, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंप्लीमेंट करना। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। सी, पहला स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, ये भी ठीक है। लेकिन क्या ये अकेली इकलौती ऐसी एजेंसी है या बेसिकली इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार है? ये गलत है। देखो, इसका काम प्लान्स बनाना है, इसका काम सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंप्लीमेंटेशन की नहीं दी गई है। तो हमारे पास पहले दो स्टेटमेंट ठीक हैं, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो हो जाता है दैट इज A 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, 1 और 2 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। 74th अमेंडमेंट 1992 से आपको मेट्रोपॉलिटन कमेटी एस्टेब्लिश होती हुई दिखी थी। ये ड्राफ्ट प्लान्स बनाती है मेट्रोपॉलिटन एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ये इसका वन ऑफ द मेन फंक्शन है, और इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसका मेजर काम जो है वो ड्राफ्टिंग ऑफ प्लान्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया, राइट। इसके अलावा आपको मेट्रोपॉलिटन एरियाज कमेटी जो बनती हुई दिखती हैं, इससे ऐड हुई हैं 74 से। कब आया था? 1 जून 1993 से आपको ये इफेक्ट में आता हुआ दिख गया है। इसकी वजह से पार्ट 9 आपको संविधान के अंदर ऐड होता हुआ दिखता है, और 12th शेड्यूल भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड होता हुआ दिखता है, जो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस की बात करता है। इसने 3 तरह की म्यूनसिपैलिटीज़ या अर्बन लोकल बॉडीज़ बताई थी: म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी एंड नगर पालिका। कोई ऐसी चीज़ जो अभी पूरी तरीके से अर्बनाइज नहीं हुई है लेकिन ट्रांजिशन चल रहा है, वो नगर पालिका के अंदर आ जाएगा। म्यूनसिपैलिटी उसके अंदर आएगी जो रूरल से अर्बन एरिया में ट्रांजिशन हो रहे हैं लेकिन बड़ा एरिया नहीं है अभी, वो म्यूनसिपैलिटी है। और जहाँ मेजर और बहुत बड़ा अगर आपको एक अर्बन एरिया देखने को मिल रहा है, वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। MP ये सब आपको लिखा हुआ दिख रहा है सामने। इसके साथ साथ इन्होंने वार्ड कमिटीज़ भी बनाई थी, वार्ड कमिटीज़ एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ भी बनाई थी। ये अर्बन गवर्नेंस को मोर रेस्पॉन्सिव और एफिशिएंट बनाना चाहता था एक्ट, और साथ ही साथ अर्बन लोकल बॉडीज़ को एक लार्जर रोल भी प्रोवाइड करना चाहता था। केवल पानी, इलेक्ट्रिसिटी और वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस मत करो, ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी अर्बन लोकल बॉडीज़ को इन्वॉल्व किया जा सके, इंक्लूड किया जा सके। वही इस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मोटिव भी रहा है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the look east policy of India, consider the following statements. India wants to establish itself as an important regional player in the East Asian regional player, important regional player in the East Asian regional player in the East Asian affairs. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अनुप्रास अलंकार टाइप आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है आसान भाषा में। इस पॉलिसी के थ्रू इंडिया अपने आप को एक मेजर प्लेयर या इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर की तरह बेसिकली एफर्ट करना चाहता है, अफर्म करना चाहता है या असर्ट करना चाहता है ईस्ट एशियन रीजन के अंदर। ये सही है गलत? ऑफ कोर्स लुक ईस्ट पॉलिसी है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ईस्ट एशियन रीजन, इट्स ऑल मोर अबाउट साउथ ईस्ट एशियन रीजन। दूसरा, इंडिया उस वैक्यूम को प्लग करने की कोशिश कर रहा है जो कोल्ड वॉर के बाद आपको बनता हुआ दिखा था। और तीसरा, इंडिया वांट्स टू रिस्टोर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइप विद इट्स नेबर इन साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। देखो, इसमें पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट एकदम ठीक है, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास पहला और तीसरा ऑप्शन सही है अगर मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस देखे जाएं। अगर मैं कान को ऐसे पकड़ने की कोशिश करूंगा तो ऑफकोर्स सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, बट वो डायरेक्टली लुक ईस्ट पॉलिसी से कनेक्टेड नहीं है। बाय दैट लॉजिक हमारे पास जो आंसर देखने को मिल रहा है 7th का, दैट इज B 1 और 3। आपको समझने की जरूरत है, लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत आपको 1992 में होती हुई दिखी, और ये कभी फॉर्मली स्टार्ट नहीं हुई थी। जो हमारे PV नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने पहले सिंगापुर के अंदर और फिर उसके बाद साउथ कोरिया के अंदर
एक स्पीच के अंदर इन टर्म्स को यूज़ किया था, जिसे हम बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसे फिलहाल के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें आपको कल्चरल या 4 C's पे फंक्शन करते हुए दिखते हो आप। कल्चर, कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जो आज की डेट में आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी फंक्शन करती हुई दिख जाती है, वो सक्सेसर है इस लुक ईस्ट पॉलिसी की, राइट। और शुरुआत में हमें देखने को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किन किन चीज़ों पे ये फंक्शन कर रही है। ये इकोनॉमिक रिलेशंस बेटर करने की कोशिश करी थी, कल्चरल रिलेशंस, डिफेंस रिलेशंस, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ दिया इसके अंदर। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो पीवी नरसिम्हा राव जी ने की थी, जिन्हें चाणक्य ऑफ या जिन्हें मॉडर्न चाणक्य भी कहा जाता है इस देश के अंदर, राइट। ये आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाती है किस वजह से आपको शुरुआत होती हुई दिखी थी। चाइना के इन्फ्लुएंस को कोल्ड वॉर के बाद हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यूएसएसआर अब हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो था वो अब डिसइंटीग्रेट हो चुका है। रीजन में जो एबंडेंट रिसोर्सेज हैं और जो उनका कैपिटलिस्टिक एस्पेक्ट है, जो मार्केट है, उनको भी हम यूटिलाइज करना चाह रहे थे, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे थे, नए रीजनल मार्केट्स की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके। इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है? एशियान के साथ जो हमारा ट्रेड है वो $2.4 बिलियन था 1990 के अंदर, जो 23 बिलियन पहुंचा 2022 में, और आज की डेट में $100 बिलियन पहुंच चुका है, राइट। अब मैं 2024-2025 की जब मैं बात करता हूं तो आपको 100 बिलियन से ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड देखने को मिलता है एशियान से। इसका मतलब काफ़ी सक्सेसफुल रही है। दूसरी चीज़, 1992 में एशियान के साथ हम सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बने। इसमें एक चीज़ गायब है जिसे हम बोलते हैं 1996 में हम सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर से डायलॉग पार्टनर बने। 2002 में हम समिट लेवल पार्टनर बने और 2012 में हम स्ट्रेटेजिक लेवल पार्टनर बने। और ड्यूरिंग द सेम टाइम ईयर हमने इनके साथ सेपा भी साइन किया, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, बेसिकली सेका साइन करा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसे हम एक तरीके का एफटीए मानते हैं, जिससे दोनों रीजन्स के बीच में आपको ट्रेड रिलेशंस और बेटर होते हुए दिखते हैं। साथ ही साथ इस पॉलिसी के अंदर इंडिया ने कुछ क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स भी चला रखे हैं सीएलएमवी कंट्रीज के अंदर। ये सीएलएमवी कंट्रीज कौन सी हैं? ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो सबसे कम डेवलप्ड कंट्री हैं एशियान के अंदर, उन्हें हम सीएलएमवी कंट्रीज बोलते हैं, दैट इज कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। इनके लिए डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया ने क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट चला रखे हैं, जिसमें पैसा भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। तो इन्हें हम क्यूआईपी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं या क्यूआईपी बोलते हैं, जो सीएलएमवी कंट्रीज के अंदर फंक्शन करते हैं अंडर लुक ईस्ट पॉलिसी या प्रेजेंट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी। Moving on to question number 8, which of the following can be said to be essentially parts of economic inclusive governance? इनमें से किन को आप inclusive governance का हिस्सा मान सकते हो? सबसे पहला, permitting the non-banking financial companies, मतलब permitting NBFCs to do banking। अगर मैं NBFCs को बैंकिंग करने का मौका देता हूँ या परमिशन प्रोवाइड करता हूँ, तो क्या वो inclusive governance का हिस्सा है? Let's see। दूसरा, establishing effective district planning committees in all district। थर्ड, increasing government spending on public health। फोर्थ, स्ट्रेंथनिंग मिड डे मील स्कीम। देखो ये जो तीनों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ना आपको, ये डायरेक्टली लोगों की वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, लोगों की भलाई से जुड़े हुए हैं, जबकि ये एक फाइनेंशियल रेगुलेशन है। इसको मैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज़ मोर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेप, इट इज़ मोर ऑफ अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको लोगों को डायरेक्टली हेल्प करते हुए दिखेंगी, बेटर पॉलिसी मेकिंग में, बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, उनकी राइट टू हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए। और जैसे जैसे आप बच्चों की हेल्थ की बात करते हैं, साथ के साथ राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, जिससे स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स कम हो जाएं, उन सारी चीज़ों को ये तीनों स्टेटमेंट कवर करते हुए दिखते हैं। तो हमारे पास जो सही आंसर होना चाहिए इंक्लूसिव गवर्नेंस का, वो होना चाहिए 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 8th का, दैट इज सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे मैंने आपसे बोला, एनबीएफसी वाला पॉइंट जो है, इट इज़ मोर ऑफ अ फाइनेंशियल रेगुलेशन रेदर देन इंक्लूसिव गवर्नेंस। बाकी सारी चीज़ें आपको इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट करती हुई दिख जाएंगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। आसान भाषा में, संविधान के हिसाब से प्रेसिडेंट की कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने पेश करने की ड्यूटी है, राइट। सबसे पहला है यूनियन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट को, सीएजी की रिपोर्ट को एंड नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी की रिपोर्ट को। देखो ये तो पिक्चर से हो जाती है बाहर, राइट। इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट वापस प्रेजेंट नहीं करेगा। इट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी, राइट, जिसका काम है जो कैग की जो रिपोर्ट आई है उसको वापस से रीवेरीफाई करना, रीवैलिडेट करना। लेकिन जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है और नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी की जो रिपोर्ट है, उनको पूरी तरीके से प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है कि उसे पार्लियामेंट के सामने रखा जाए। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 9th का आंसर इज गोइंग टू बी सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। आर्टिकल 78 बोलता है कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो कुछ
रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करेगा, जिसमें यूनियन फाइनेंस कमीशन, कैग और एनसीएससी भी शामिल हैं। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड बातें करते हुए दिखते हैं आपको? डीपीएसपीज, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल। एक बार देख लेते हैं। 5th शेड्यूल बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज की, 6th शेड्यूल बात करता है ट्राइबल एरियाज की एटीएम स्क्वायर के अंदर, मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अंदर। 7th शेड्यूल बात करता है स्टेट, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट की। इन दोनों को आपको सामने से देख लिखा हुआ दिख ही रहा है किसके बारे में बातचीत चल रही है। तो इन पांचों में से कौन ऐसा है, कौन सा प्रोविजंस ऐसे हैं जहां एजुकेशन का एस्पेक्ट आपको इंक्लूडेड दिखता है? ये पांचों ही प्रोविजंस के अंदर आपको किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन के बारे में बात होती हुई दिख जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकलता हुआ दिखता है दैट इज डी। 10th का आंसर इज 1 2 3 4 5। एवरी वन ऑफ दिस प्रोविजन टॉक्स अबाउट एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 45 बात करता है, आर्टिकल 46 बात करता है इस बारे में एजुकेशन से रिलेटेड। रूरल अर्बन लोकल बॉडीज में मैनेजमेंट ऑफ लोकल स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी अर्बन लोकल बॉडीज को दी जाती है, रूरल लोकल बॉडीज को दी जाती है। 5th शेड्यूल के अंदर जब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो यहाँ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन की भी बात की जा रही है ट्राइबल एजुकेशन के अंदर, ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर। सिमिलरली इन जब हम एटीएम स्क्वायर की बात करते हैं, ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं इन 4 स्टेट्स के अंदर, तो यहाँ भी प्रमोशन ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट की बातचीत की जाती है। और 7th शेड्यूल में तो आपको पता ही है कि एजुकेशन को यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से एस्पेक्ट इसमें आएंगे, कौन कौन से एस्पेक्ट उसमें नहीं आएंगे, तो आपको कंकरेंट लिस्ट में देखने को मिलती है एजुकेशन आज की डेट में। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डीपीएसपीज एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप गांधीयन प्रिंसिपल बोल सकते हो? डीपीएसपीज में 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, सोशल प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स। अब ये जो चारों डीपीएसपीज दे रखी हैं, आपको पहचानना है इनमें से गांधीयन एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को मैं गांधीयन एस्पेक्ट बोल सकता हूं? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला एस्पेक्ट जो है हमें ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आता हुआ दिखता है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, आर्टिकल 40, यस इट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। Promoting cottage industries in rural areas, yes, it is a Gandhian principle. Securing all the workers reasonable leisure and cultural opportunity, this is a socialistic principle. Right? तो मेरे पास आंसर क्या बचा? 2 और 3। तो हमारे पास आंसर क्या हो जा रहा है? बी। 2 and 3 आर दी एग्जाम्पल ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स। बाकी आपको लिबरल इंटेलेक्चुअल दिख रहा है और एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास होता है 11th का बी, 2 and 3। अब आपको देख लेते हैं कि कौन कौन से और बाकी प्रिंसिपल्स हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आ सकते हैं। आर्टिकल 40 बिल्कुल सही, जैसे हमने बोला, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है। आर्टिकल 43 के अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज के जो प्रमोशन की हम बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बेसिस की हम बात करते हैं, तो ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है। 43B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फॉर्मेशन, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल के पार्ट है। आर्टिकल 46 के अंदर जो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की जाती है, स्पेशली एससीज एंड एसटीज के लेकर और अदर वीकर सेक्शंस को लेकर, इसे भी गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट मानते हैं हम। साथ के साथ जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं या ड्रग्स हैं, जो ऐसी चीज़ जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, उसको भी हम गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर डालते हैं। और ये भी बात करता है कि सरकार को ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए जो पब्लिक की हेल्थ को इंप्रूव करें रेदर देन उसे बिगाड़े ना। आर्टिकल 48 में आपको जो प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस देखने को मिल रहा है, काल्व्स या अदर मिल्क एनिमल्स जो आपको दूध प्रोवाइड करते हैं, उनकी ब्रीड्स को इंप्रूव करना, ये भी आपको गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर ही देखने को मिल जा रहा है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2012 का सवाल है। इसमें अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आपको मेंशन्ड दिखता है। पहली चीज, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। देखो ये ना सरकार की ड्यूटी है भाई, ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर पार्ट नहीं है। वीकर सेक्शंस को सोशल इनजस्टिस से बचाना, ये तो सरकार की ड्यूटी है ना। गवर्नमेंट विल मेक लॉज, गवर्नमेंट विल मेक सच पॉलिसी सो दैट उनके अगेंस्ट आपको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ ना दिखे, समाज के अंदर किसी भी तरीके का सामाजिक अत्याचार होता हुआ ना दिखे, सोशल इनजस्टिस होता हुआ ना दिखे। इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है डीपीएसपीस का, वो है स्टेटमेंट नंबर 1। रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करना है। साथ के साथ जितने भी हमारे इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हैं या कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, उनमें हमें एक्सीलेंस की तरफ थ्राइव करना है, स्ट्राइव करना है। तो बाय दैट लॉजिक हमारे पास 1, 3, 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस। 12th का आंसर हमारे पास होता है C, 1, 3 एंड 4, जो आपको देखने को मिल रहा है।
ये तीनों आपको देखने को मिल जाते हैं। एक जैसे हम कंपोजिट कल्चर वाला 51AF है, ये 51AH है एंड 51AJ आपको देखने को मिल जा रहे हैं। जो सोशल जस्टिस वाला है वो आपको DPSPs का पार्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट 2011 क्वेश्चंस। मिलता हूं आपके साथ में एक और नई सीरीज़ के साथ, एक और PYQs के साथ जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।